हेलो 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 हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस चैनल पर, जहां पर मैं आकाश रवन आप सभी को पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस डेमो लेक्चर में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है, फिजिक्स कहां से पढ़ना है, फिजिक्स क्यों पढ़ना है, फिजिक्स काइक को पढ़ना है, और फिजिक्स में बहुत मजा आने वाला है। तो भाई मेरा नाम है, ये फोटो लगा है, फोटो के नीचे नाम दिख नहीं रहा क्या भाई? भाई मेरा नाम है आकाश रवन, ठीक है, मेरा नाम है आकाश रवन। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। बहुत मज़े आने वाले हैं भाई, बहुत मज़ा करने वाले हैं, बहुत मज़ा, बहुत धमाके, बहुत पटाखे फूटने वाले हैं फिजिक्स को पढ़ने में। तो भाई आज मैं आपको डेमो बताऊंगा कि हम पढ़ते कैसे हैं, हम पढ़ाते कैसे हैं। भाई मैं पढ़ाता कैसा हूं आपको आज इस डेमो लेक्चर में। मैं आपको एक टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और देखना बहुत मजा आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा। मैक्सिमम बच्चों को विद्युत धारा के न्यूमेरिकल, विद्युत धारा के क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होती है बच्चे। गारंटीड आप क्वेश्चन करोगे, गारंटीड आप ध्यान से समझोगे ना, तो आपको हर चीज समझ आएगी, बहुत मजेदार तरीके से समझ आएगी। इतना इजी लगेगा आपको कि सर इतना इजी भी हो सकता है। आप ही लोग बोलोगे कि क्या इतना आसान भी हो सकती है चीजें। अब देखना, आज देखो, आज की क्लास अटेंड करके देखो, फिर बताना कि क्या ये इजी लगा आपको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है जैसे अंग्रेजी में बच्चे। अब भाई हिंदी भी तो जरूरी है, हिंदी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम जो इंग्लिश के वर्ड्स है ना उसे हिंदी में ही पढ़ेंगे, हिंदी के वर्ड्स उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज हमारे लिए जरूरी है बच्चे। कुछ मेन टॉपिक पढ़ेंगे पूरा हिंदी में, पढ़ेंगे पूरा हिंदी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी याद करेंगे, उन्हें भी याद रखेंगे बच्चे। तो आज हम शुरू कैसे करने वाले हैं? आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा बच्चे आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखना कितने सिंपल वे में इन सारे क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेके प्रभु का नाम, विद फुल एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, बिल्कुल एनर्जी और बिल्कुल जोश के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है, टॉपिक का सबसे पहले टॉपिक का नाम है आवेश। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे हम? विद्युत आवेश। अब भैया ये आवेश कौन सी चिड़िया का नाम है? ये आवेश कौन सी चिड़िया का नाम है? अब बच्चे ध्यान से समझ। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, किसी के बर्थडे में जाता था, तो पता है क्या करता था? उस बर्थडे पार्टी में एक बलून को उठाता था, बलून को सर पर ऐसे ऐसे रगड़ता था और दीवार से चिपका देता था। क्या आपने कभी ऐसा किया है? जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मैं क्या करता था बच्चे, कॉपी में से, मेरा जो रजिस्टर था, मेरी जो कॉपी थी, उस कॉपी में से छोटा सा कागज का टुकड़ा काट कर रखता था और उसको एक स्केल से ऐसे रब कर कर अट्रैक्ट कराता था। क्या आपने ऐसा किया है? बिल्कुल किया होगा आपने, बिल्कुल ऐसा किया होगा। जब मैं सर्दियों में कंबल ओढ़ता हूं ना, तो मुझे ऐसे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, मुझे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता है क्यों? इन सभी का कारण क्या है? आवेश। इन सभी का कारण क्या है बच्चे? आवेश। अब सुनना ध्यान से, आवेश होता क्या है? आवेश एक ऐसा गुण है, क्या बोला बच्चे मैंने? आवेश एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बलून को घिसा था ना सर पर, तो बलून पर क्या आ गया था बच्चे? आवेश। क्या आ गया था बच्चे? आवेश। जिसकी वजह से वो दीवार को क्या करने लगा था? आकर्षित, और दीवार से जाकर चिपक गया था। बोलो चमका, बोलो आया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं उस स्केल की, उस स्केल को जब मैं, आप कागज से स्केल को, रूलर कहते हैं जिसे, अट्रैक्ट किए होगे, तो जब मैं इस स्केल को ऐसे रब कर रहा था ना बच्चे, तो उस स्केल पर क्या आ गया था? आवेश। जिसकी वजह से वो कागज को क्या करने लगा था? अपनी ओर आकर्षित करने लगा था बच्चे। तो विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, और जरूरी नहीं आकर्षित करे, कभी कभी प्रतिकर्षित भी करेगी। तो विद्युत आवेश की वजह से वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चे? या फिर आकर्षित करती हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है आकर्षित ही करें बच्चे, ये भी हो सकता है कि इनके बीच आकर्षण का विरोध हो, मतलब इनके बीच क्या लगे बच्चे? प्रतिकर्षण, ठीक है। अब बच्चे आकर्षण और प्रतिकर्षण को आधार मानते हुए, आकर्षण और प्रतिकर्षण को बेस मानते हुए आवेश दो प्रकार के डिसाइड किए गए। कितने प्रकार के आवेश डिसाइड किए गए बच्चे? दो प्रकार के। पहले आवेश का नाम हो रखा गया बच्चे धनात्मक। क्या नाम रखा गया बच्चे? धनात्मक। और दूसरे आवेश का नाम क्या रखा गया बच्चे? ऋणात्मक, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई? अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर दोगे सर दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? धनात्मक। और दूसरा कौन सा होता है बच्चे? ऋणात्मक। जैसे
मैं इस दुनिया में हूं, मैं इस दुनिया में जब आया तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा। वैसे जब चार्ज को खोजा गया तो चार्ज का एक नाम रखा गया, चार्ज जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है चार्ज। जैसे ही आवेश को ढूंढा गया ना, इस आवेश का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? क्यू। कहीं कहीं आप बड़ा वाला क्यू भी देखोगे और हो सकता है आप कहीं कहीं छोटा वाला क्यू भी देखो। तो जब भी आवेश को आप क्यू क्यू से भी लिख सकते हो। मान लो आपके पास कहीं लिखा हुआ है प्लस क्यू, तो इसका मतलब क्या है? धनात्मक आवेश। अगर मान लो कहीं पर आप लिखा देखते हो माइनस क्यू, तो इसका मतलब क्या है? ऋणात्मक आवेश। अब कब वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और कब वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इस बात को समझने के लिए हमें फिर से उस एक्सपेरिमेंट में जाना पड़ेगा। मान लो हमने बलून को सर पर रब करा। जैसे ही मैंने बलून को सर पर रब करा ना, वो बलून दीवार की तरफ अट्रैक्ट होने गया, क्योंकि उस बलून पर क्या आ गया बच्चे? आवेश। आवेश कौन सा आया सर? धनात्मक आया, ऋणात्मक आया? यही तो दिक्कत है। पहली बात, आवेश क्यों आता है? आवेश क्यों आता है? तो आवेश के आने का कारण इकलौता है, क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। आवेश के आने का कारण क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। क्या होना बच्चे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो वहां पर क्या बनता है बच्चे? आवेश। और आवेश के आने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एक बात बहुत अच्छी बात बोली सर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब बच्चे याद रखेंगे, जब समान आवेश होंगे ना, मतलब किसी वस्तु पर धनात्मक, मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं बच्चे, और किसी दूसरी वस्तु पर भी धनात्मक है, या फिर जरूरी थोड़ी धनात्मक हो सकता है किसी वस्तु पर ऋणात्मक हो, और हो सकता है दूसरी वस्तु पर भी ऋणात्मक हो। तो इस स्थिति में धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। मतलब इनके मध्य क्या होगा बच्चे? प्रतिकर्षण। इनके मध्य क्या होगा बच्चे? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बच्चे? प्रतिकर्षण होगा। अब मान लो मेरे पास एक धनात्मक आवेश है और मेरे पास एक ऋणात्मक आवेश है। धनात्मक और ऋणात्मक माइनस और धनात्मक प्लस, ठीक है। इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा बच्चों? तो मेरा आंसर होगा इनके मध्य लगेगा आकर्षण। क्या लगेगा बच्चे? आकर्षण। तो बच्चे हमें क्या बात पता चली कि जब आवेश समान होते हैं तो इस स्थिति में कौन सा? प्रतिकर्षण होता है। और जब आवेश समान होते हैं तो फिर से क्या होता है? प्रतिकर्षण। लेकिन जब आवेश विपरीत होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, इनके मध्य क्या होता है? आकर्षण। मतलब मेरे बलून पर जो आवेश था ना, उसका विरोधी आवेश दीवार पर था, मतलब उसका विपरीत आवेश दीवार पर था, तभी तो आकर्षण हुआ। मैंने जब उस कॉम्ब को रब करा, उस कंघे को या फिर किसी स्केल को रब करा ना, तो उस पर जो आवेश बना वो कागज के आवेश का विरोधी था, अपोजिट था, विपरीत था, तभी तो उनके मध्य क्या हुआ? आकर्षण हुआ। अब बच्चे आवेश की जर्नी, आवेश की बातें आपको समझ आई होंगी। आवेश की वस्तु का ऐसा गुण है जिसकी वजह से एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित भी करती है। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? धनावेश या फिर ऋणावेश, या फिर धनात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश। आवेश का नाम क्या है? क्यू नाम है। आवेश का नाम क्या है बच्चे? क्यू नाम है। अब मैंने बोला कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी वजह से वस्तु एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। अब मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या आवेश को नापा जा सकता है? क्या आवेश का मापन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आवेश एक भौतिक राशि और हर भौतिक राशि का नापतोल किया जा सकता है। तो हम आवेश का नापतोल भी कर सकते हैं। अब नापतोल कैसे करोगे सर? अब जैसे मैं वजन नापता हूं, मेरा वजन 100 किलो है, मेरी हाइट 10 फीट है, मेरे घर से लेकर मेरे स्टूडियो तक की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है, तो मैं सारी की सारी भौतिक राशियों को जब मैं नाप रहा हूं ना, तो मैंने एक चीज देखी कि जब मैं भौतिक राशि को नाप रहा हूं ना, तो वहां पर मैं इकाई का उपयोग कर रहा हूं, वहां पर मैं यूनिट का उपयोग कर रहा हूं। तो जब हम आवेश को नापेंगे तो क्या किसी तरह की यूनिट का उपयोग करेंगे? बिल्कुल हाँ करेंगे यूनिट का उपयोग। कौन सी यूनिट का उपयोग करेंगे बच्चे? कौन सी यूनिट का उपयोग करेंगे? तो यहां पर आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है बच्चे? मात्रक आवेश का कूलाम। आप कभी भी देखोगे, मान लो हमने एक आवेश का मान लिखा और इसका मान लिखा 5 कूलाम, तो 5 क्या है? इसका परिमाण है, 5 इसकी क्या है बच्चे? वैल्यू है, और C मतलब यहां पर इसका मात्रक है, दैट इज कूलाम। ठीक है बच्चे, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश, देखो समान आवेश एक दूसरे को दूर भेजते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आवेश की कहानी आपको पूरी तरह से समझ आई। कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, कुछ आधारभूत पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है,
आप बोलते होगे ना इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और एक और होता है जिसमें कोई आवेश ही नहीं होता। उसका आंसर कमेंट करना। उसका आंसर एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा है जिस पर कोई आवेश नहीं होता? इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे आंसर देना, मजा आएगा। ठीक है, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, इस कॉन्सेप्ट को मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना चाहते हो और ये टॉपिक छोड़ दो, ऐसा हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने, इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आवेश के क्वांटीकरण को जानना, आवेश के क्वांटीकरण को पहचानना, आवेश के क्वांटीकरण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश के क्वांटीकरण को समझने के लिए एक वैल्यू आपको याद रखना है, और वैल्यू क्या है बच्चे? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है ना बच्चे, वो होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। इससे बच्चे आपको याद रखना है। क्या बोला बच्चे मैंने? कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। अब सर ये आवेश का क्वांटीकरण है क्या? आवेश का क्वांटीकरण आपको दो चीजें सिखाता है, सुनना ध्यान से। पहला, जब भी आपको किसी वस्तु पर आवेश का मान निकालना हो ना, तो कौन सा फॉर्मूला याद करोगे? आवेश के क्वांटीकरण का। अब आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला कहता है कि Q = प्लस माइनस क्या हो गया बच्चे? Ne। Q = क्या हो गया बच्चे? प्लस माइनस Ne। ये याद रखना। आवेश के क्वांटीकरण से आप दो चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चे? एक तो बच्चे आवेश का मान निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला निकालकर? Q = Ne। प्लस माइनस मतलब धनात्मक या ऋणात्मक कोई सा भी हो सकता है। जहां पर n का मतलब क्या है समझेंगे ध्यान से। n का मतलब क्या है बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या बच्चे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है बच्चे, जहां पर n का मान क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जहां पर E का मतलब क्या है? E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, और इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। तो मैंने बोला था कि आवेश के क्वांटीकरण से आप दो चीजें सीख सकते हो। पहला क्या सीख सकते हो? किसी वस्तु पर आवेश निकालना हो तो आप इसका उपयोग कर लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, क्या आपने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना ही होगा? क्या आपने पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट सुना है जिसके पास 2.5 इलेक्ट्रॉन हो? नहीं सुना होगा। आपने ऐसा कोई एलिमेंट सुना है जिसके पास 5.5 इलेक्ट्रॉन हो? आपने ऐसा कोई तत्व सुना है जिसके पास 9.5 इलेक्ट्रॉन हो? ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा ये भी चलो छोड़ो, आपकी क्लास है, आपका क्लासरूम है, उस क्लासरूम में क्या 2.5 बच्चे हैं? उस क्लासरूम में क्या 9.5 बच्चे हैं? उस क्लासरूम में क्या 5.5 बच्चे? नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट गिनती में होंगे। उसी तरह से किसी भी वस्तु पर आवेश, क्या बोला बच्चे? किसी भी वस्तु पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, सुनना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E। उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। किस में होता है बच्चे? पूर्ण गुणज में। मतलब जो n का मान है या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण गुणज में होगा। लेकिन n का मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता। ये 1.5 नहीं हो सकता कभी, ये कभी भी 2.5 नहीं हो सकता, ये कभी भी 3.9 नहीं हो सकता, ये कभी 5/4 नहीं हो सकता। हमेशा कैसा होगा? पूर्ण गुणज में। तो किसी भी वस्तु पर जब आपको आवेश निकालना हो तो कौन सा सूत्र यूज करोगे? आवेश के क्वांटीकरण का। क्लियर? आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र क्या कहता है? Q = Ne। सबसे बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी का। Q = Ne, जहां पर n का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो इसलिए n का मान हमेशा पूर्ण गुणज में होता है। इलेक्ट्रॉन कभी 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 नहीं होता। तो इसीलिए ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर आपने ये लॉ सीख लिया ना बेटा, आवेश के क्वांटीकरण को सीख लिया ना, बहुत आसान हो जाएगी चीजें, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अब बच्चे आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी वस्तु का वो गुण होता है जिसकी वजह से वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, और आवेश के मान को निकालने के लिए हम आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। क्लियर बच्चे यहां तक? आई होप एंड आई विश ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अब अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज विद्युत धारा। अब पहली बात,
जहां भी विद्युत धारा की बात होगी तो हमें विद्युत चालक को रखना पड़ेगा। क्या बोला बच्चे? जहां भी विद्युत धारा की बात होगी ना तो हमें क्या रखना पड़ेगा? विद्युत चालक। अब विद्युत चालक क्या होते हैं? अरे भाई बड़ा साधारण सा, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्या आपके घरों में लकड़ी में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है? नहीं। क्या आपके घरों में प्लास्टिक में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है? नहीं। हमारे घरों में कॉपर के तार, एल्यूमिनियम के तार, ऐसे कोई सी मटेरियल के तार का उपयोग किया जाता है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जब भी विद्युत धारा की बात करेंगे तो क्या याद आना चाहिए? विद्युत चालक। क्या याद आना चाहिए बच्चे? विद्युत चालक। तो विद्युत चालक के बिना तो धारा प्रवाह होता नहीं है। मान लो मेरे पास एक धारावाही चालक है, धारावाही तार है, इसमें मैंने एरो पहले ही बना दिया। मान लो मेरे पास एक धारावाही तार है भाई। अच्छा, इस तार में से किसी तरह से क्या प्रवाहित हो रहा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन। सर कैसे प्रवाहित करोगे? अरे भाई मान लो यहां पर मैंने एक प्लग लगा दिया और साथ में मैंने क्या लगा दी बच्चे? बैटरी। तो बच्चे यहां से क्या, बैटरी से क्या प्रवाहित होंगे? इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो आवेश भी तो प्रवाहित होगा, और जहां भी आवेश प्रवाहित होता है वहां क्या बन जाती है? विद्युत धारा। खत्म कहानी। फिर से, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तो अपने साथ आवेश भी तो लेकर चल रहे हैं, और जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ना उसे ही तो कहा जाता है विद्युत धारा। ठीक है बच्चे। विद्युत धारा को प्रदर्शित किया जाता है आई से। किससे? विद्युत धारा को प्रदर्शित किया जाता है आई से। वैज्ञानिकों ने जैसे आवेश का नाम क्यू रखा ना, उसी तरह से विद्युत धारा का नाम आई रख दिया। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? आई से। और आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश कितना है बच्चे? क्यू, और दर को निकालने के लिए हम किससे? समय से विभाजित कर देते हैं। तो यहां से हमें विद्युत धारा का बहुत ही शानदार सा सूत्र मिलता है, दैट इज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसके अलावा सर आपने तो बोला था क्यू का एक और फॉर्मूला होता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार यहां पर देखें, क्या क्यू का फॉर्मूला ए नहीं होता है? तो आप बोलेंगे हाँ। तो क्या मेरे पास करंट का एक और फॉर्मूला आता है? क्यू की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं बच्चे? एन बाई टी। लो भाई, मेरे पास विद्युत धारा के दो, क्या बोला बच्चे? विद्युत धारा के दो सूत्र आ गए। एक आ गया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एक आ गया I इज इक्वल टू एन बाई टी। अब बच्चे सुने, इंपॉर्टेंट, काफी बच्चे गलती करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, नदी भी तो प्रवाहित होती है, हम भी तो बह रहे हैं अगर, तो किसी एक दिशा में बहेंगे तो क्या करंट की, विद्युत धारा की भी दिशा होती है? तो हमारा आंसर है हाँ, कि सर विद्युत धारा की दिशा होती है। कहां से कहां तक होती है भाई? विद्युत धारा की दिशा होती है बच्चे धनात्मक से ऋणात्मक। कहां होती है बच्चे? धनात्मक से ऋणात्मक। अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि ये बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा होता है वो धनात्मक होता है, बैटरी का छोटा वाला डंडा ऋणात्मक होता है। तो मैं जब ये डायग्राम बना रहा था ना तो मैंने एरो यहां बनाए, एरो यहां, क्योंकि कहां जाएगा विद्युत धारा? धनात्मक से कहां जाएगा बच्चे? ऋणात्मक की तरफ। ये लो भाई, विद्युत धारा की दिशा आ गई। इसके अलावा सुनना ध्यान से, ये किसकी दिशा थी बच्चे? धारा की दिशा। ये किसकी दिशा थी बच्चे? धारा की दिशा। अब मैंने कुछ देर पहले बोला था कि धारा की दिशा, क्या बोला बच्चे? धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक होती है, लेकिन इससे पहले मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन भी तो प्रवाहित होंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी धनात्मक से ऋणात्मक जाएंगे? तो मेरा आंसर होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा, फिर से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा मतलब इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो बिल्कुल उल्टी होगी। कैसी होगी बच्चे? नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ, मतलब ऋणात्मक से लेकर धनात्मक की तरफ। बच्चे दोनों में डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी करते क्या, जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है तो हम गलत कर। धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक होती है, इस बात को याद रखना। तो हमने क्या सीखा बच्चे? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसके अलावा क्यू का मान हम पुट कर देते हैं एन बाई टी। ठीक है, जहां पर टी क्या है? समय। टी क्या है बच्चे? समय। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। क्यू क्या है? आवेश। 5 कूलम, 10 कूलम, 50 कूलम, कुछ भी हो सकता है। अभी हम क्वेश्चन में करेंगे ना तब आपको और अच्छे से क्लियर आएगा। अब देखें भाई, मैं यहां पर आपको परिभाषा भी सिखा रहा हूं कि आवेश प्रवाह क्यों, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नाम क्या है इसका? इसका नाम है सर, सर नहीं है नाम, इसका नाम है आई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? क्यू बाय टी। अब सर आपने ये तो बता दिया कि विद्युत धारा होती है, क्या विद्युत धारा के भी प्रकार होते हैं? तो हाँ, विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं, दिष्ट धारा, ठीक, और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। कौन कौन सा भाई? एक तो होता है दिष्ट धारा और एक होता है बच्चे प्रत्यावर्ती धारा।
अब बच्चे दिष्ट धारा को अंग्रेजी में बोला जाता है डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट बोलने की वजह से दिष्ट धारा को बोलते हैं बच्चे डीसी। प्रत्यावर्ती धारा को बोला जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिव करंट, और ऑल्टरनेटिव करंट बोलने की वजह से इसे बोला जाता है बच्चे एसी। ठीक है, तो धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा मतलब डीसी, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी। बोलो चमका, बोलो क्लियर। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। अब भाई विद्युत धारा को जब नाप सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है, तो क्या विद्युत धारा का कोई मात्रक होता है? तो हम कहेंगे हाँ, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है बच्चे एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चे? एम्पियर। और इसे प्रदर्शित किया जाता है ए से। बच्चे जब भी किसी वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक रखा जाता है ना, तो बड़े वाले ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बड़े वाले ए का। तो यहां पर भी देखो हमने छोटा ही नहीं बड़ा यूज करा है, क्योंकि एम्पियर के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी करी, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने इसका मात्रा क्या रख दिया? 1 एम्पियर। अब कई बार 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जा चुकी है। अब बच्चे हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। अब मान लो Q का मान है 1 कूलाम और समय कितना हो गया बच्चे? 1 सेकंड। तो मान लो किसी धारावाही चालक मतलब बिजली के तार में से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है। कितना? 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है। तो इस स्थिति में जो विद्युत धारा होती है ना, उसे बोला जाता है 1 एम्पियर। क्या बोला जाता है बच्चे? 1 एम्पियर। एक बार फिर से, जब किसी धारावाही चालक में से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो 1 एम्पियर धारा बोली जाती है, 1 एम्पियर धारा कही जाती है। तो 1 एम्पियर धारा के उस मान को नापा जाता है, उस मान को कहा जाता है जब किसी चालक में से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है। बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बोर्ड्स में पूछी जा चुकी है, कई बोर्ड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। अब बच्चे इतनी सारी बातें कर ली हमने, क्या इसके बेसिस पर कोई न्यूमेरिकल बन सकते हैं? क्या इसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो कई बार डिफरेंट बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। अभी तक हम न्यूमेरिकल करने में बहुत स्लो थे, आज देखो कितने सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 1 एम्पियर, यहां पर 1 लिखा आएगा बच्चे, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? बोला है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। एम्पियर जैसे सुनोगे ना आपके मन में आ जाना चाहिए विद्युत धारा। तो कितना दिया हुआ है बच्चे? विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर। और हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पढ़ाया हुआ है, देखिए यहां पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? n से। तो हमें दिया क्या गया है और चाहिए क्या, उसके बेसिस पर हमें करना है। तो हमें दिया था करंट का मान 1 एम्पियर और हमसे पूछा क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमें एक ऐसा सूत्र चाहिए जो इन दोनों के बीच रिश्ता बताता हो। तो इन दोनों के बीच रिश्ता क्या कहलाता है? इनके बीच रिश्ता कहलाता है I इज इक्वल टू NE/T। और कुछ सीखना है ना, इस लेक्चर को एक बार रिपीट करके देखो, फॉर्मूला पता चल जाएगा कहां से आया। अब बच्चे E का मान तो बच्चा बच्चा जानता है, और 1 एम्पियर की परिभाषा तब होती है जब समय का मान कितना होता है? 1 सेकंड। ठीक है, ये देखो बच्चे हमने लिखा हुआ है समय का मान कितना होगा? 1 सेकंड, तभी तो विद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। तो यहां पर जब 1 एम्पियर दिया है ना, तो समय का मान कितना हो जाएगा? 1 सेकंड। अब बच्चे मैं इसे सॉल्व करूं तो I का मान कितना दिया है? 1। N का मान तो मुझे निकालना है। E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में T। ठीक, T का मान भी तो मुझे 1 दिया है भाई, तो T का मान मैं क्या पुट करूंगा? 1। तो मेरे पास इस 1 को यहां ले आऊं तो 1 इंटू 1 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो क्लियर। इस भाई साहब को नीचे उठा लाएं तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N। इस 10⁻⁻19 को नीचे से ऊपर उठा लाएं। तो बच्चे आप इतना तो जानते हो कि जब भी किसी भी अंक को नीचे से ऊपर लाते हैं तो उसकी घात, उसकी पावर का ऑपरेशन, मतलब माइनस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी बच्चे? प्लस। तो 10⁻⁻ से ऊपर आकर क्या हो गई बच्चे? प्लस। और यहां पर क्या बचा? 1/1.6। पॉइंट हटाकर क्या लगा दो? 0। यार ये तो गड़बड़ हो गई। हम अधिकतर गलतियां इसे सॉल्व करने में करते हैं। तो देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे की तरह सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है? 16 से किसको डिवाइड करना है? 10 को। एक बार भी नहीं जा रहा तो हम क्या उधार लेंगे? 0। तो लो भाई, कितनी बार चला गया? 5 बार, और ये हो गया 80। 16 5 माफ कीजिएगा भाई, 6 बार जा रहा है ये। 16 6 96। ठीक, बचा क्या मेरे पास? 4। पॉइंट ले लिया है तो 0 उधार ले लो। लो भाई,
32 टाइम गया। अब 40 में से 32 गए, कितना बच रहा है 8 पॉइंट ले लिया है, जीरो उधार ले लो, तो लो भाई 80। तो जब मैं 16 और 10 को डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.625। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो आपको आता ही है। तो बच्चे 10/16 जब मैं करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 19। ओ भाई तेरे पास तो 19 बार 10 है, तो मुझे एक 10 उधार दे दे, और जब तू एक 10 उधार दे देगा तो तेरे पास कितने बचेंगे 18। 19 थे ना बच्चे, एक बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितने बचे 18। अब हम करें क्या बच्चे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। 0.625 का जब 10 से मल्टीप्लाई करो तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये क्या आ गया n का मान। क्योंकि ये एक संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। मेरी क्लास का जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो चाहता है कि टाइम बचाना है, जो चाहता है कि मैं इस तरह के क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम ना लगाऊं, वो इस मान को याद रखेगा, इस वैल्यू को रट लेगा, इस वैल्यू को याद रखेगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिना सॉल्व करे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब बच्चे इसके आगे पढ़ना है, अब मिलेंगे हम रेगुलर क्लास में। इसके आगे पढ़ने के लिए हम मिलेंगे रेगुलर क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा इस डेमो लेक्चर में। तो मिलते हैं हमारी रॉकिंग सी क्लास में विथ योर रॉक स्टार आकाश सर के साथ। तो मिलेंगे बच्चों हमारी रेगुलर क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू एंड सी यू अगेन इन द लाइव क्लास। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।